आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग रिवर वाले पार्ट पर पढ़ रहे थे और कल की क्लास में लास्ट हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, जिसके अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए दोआब को भी हम लोगों ने देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि सिंध की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं और उनके बारे में भी महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। अब आज के इस कार्यक्रम में उससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को देखते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने कल देख लिया था। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र ये ओके हो गया। अब गंगा नदी तंत्र हम लोग देखेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले फटाफट इनको देखा जाए। ये दोनों बड़े हैं और इससे क्वेश्चन भी जानते हैं पूछा जाता है, तो इसको और इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा नदी तंत्र और जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन ये गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अब आप हेडिंग डालिए गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। अब देखिए, गंगा कोई सामान्य नदी नहीं है। गंगा एक बहुत ही लंबी नदी और बड़ी नदी है और अंतर्राष्ट्रीय नदी है। गंगा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी है, केवल भारत में ही नहीं बहती, यह बांग्लादेश में भी बहती है। आप जानते हैं ये गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी के नाम से, और फिर देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा मिल जाती, यहीं से इसको गंगा कहा जाता है। फिर ये गंगा ऐसे बहते बहते मालदा जिला जो पश्चिमी बंगाल का है, यहां दो भागों में बढ़ जाती, एक का नाम हुगली हो जाता है, दूसरे का भागीरथी नाम हो जाता है। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जैसे ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से तो इसको पद्मा और बाद में मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आप सोचिए कि इसके बहुत सारे नाम हैं। भारतीय परंपरा में कहा गया है गंगा सहस्त्र नामः, गंगा के हजारों नाम हैं, लेकिन ज्योग्राफी में तो हजारों नाम है नहीं, ज्योग्राफी में कुछ निश्चित नाम है। जैसे आप देखिए, ये जब गंगा शुरू में निकलती है तो इसको क्या कहा जाता है, बोलिए जरा। देखिए, ये है भागीरथी। गंगा जब निकलती है तो इसको भागीरथी कहा जाता है। और कहां से निकलती है, ये जगह देखिए गोमुख है। गोमुख, गोमुख कहां पे है, गंगोत्री ग्लेशियर, बड़ा पानी ठंडा रहता है, जानते हैं, नहाना बड़ा। और ये कहां पे है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में है। ये उत्तराखंड का जिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। यहां नहाने जाना होता है तो ऐसे मग में पानी लेकर के ऐसे आना होता, फिर उसको नहाना होता। फिर आप जाइए, उसको पानी बड़ा मुश्किल है, बहुत ठंडा पानी होता है, नहीं तो सीधे पानी डालेंगे तो लगेगा कि फ्रीज हो गई बॉडी। ये भागीरथी। ये देखिए अलकनंदा नदी, ये गंगा से भी पुरानी नदी है अलकनंदा नदी, मतलब भागीरथी से भी पुरानी नदी। और यहां देखिए देवप्रयाग, ये देवप्रयाग है, यहीं से इसका नाम हो जाता गंगा। इतनी दूर तक इसका नाम होता है गंगा। अब ये देखिए मालदा जिला है, ये पश्चिमी बंगाल का मालदा जिला है। मालदा आम भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है, आने वाला है बाजार में। अब पके पकाए आम, मतलब दक्षिण भारत का आम तो पक करके मार्केट में आने लगा, बाकी जगह आम अभी छोटा छोटा अमिया है, कई जगह तो अभी बौर लगा हुआ है, केवल फूल लगा हुआ है। ये देखिए, यही फिर गंगा इधर एक हुगली नाम से, दो नदियों में बढ़ जाती है, हुगली, और इधर देखिए भागीरथी। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा, और बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। ये बांग्लादेश में देखिए दो नाम है, मेघना और पद्मा, ये बांग्लादेश। और भारत में अगर आप देखिए तो ये तीन नाम हो गया, एक तो भागीरथी और गंगा और पुनः भागीरथी,
मतलब भारत में भागीरथी, गंगा, भागीरथी और फिर बांग्लादेश में पद्मा और मेघना, इस तरीके से जानते गंगा नदी को देखा और जाना जाता है। अब जरा ध्यान दें, ये अभी हमने एक छोटा सा फिगर बनाया, अभी गंगा का कई फिगर बनाना पड़ेगा तब गंगा नदी क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां थोड़ा सा लिख लेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के निकट से भागीरथी नदी के नाम से निकलती। तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के, इतना लिखिए जरा 2-3 लाइन, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर ये हिमनद है। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख के निकट से निकलती, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख के निकट से, या गोमुख से निकलती, सीधे गोमुख से निकलती है। और जब इसमें अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिल जाती है तो यहीं से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा इससे मिल जाती है, अलकनंदा इससे मिल जाती है तो इसे गंगा कहा जाने लगता है। तो इसे गंगा कहा जाता है। तो देवप्रयाग से ही इसको गंगा कहा जाता है। देखिए ये इतना एरिया गंगा का है, तो इसे गंगा कहा जाता है। इतना लिखें आप। तो इसे गंगा का, अब यही गंगा नदी पहले उत्तराखंड में बहती है और हरिद्वार में यह मैदानों में प्रवेश करती है, फिर हरिद्वार से रुड़की की तरफ, फिर यूपी में, फिर बिहार में, थोड़ा सा झारखंड में और फिर पश्चिमी बंगाल से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये देवप्रयाग है। तो पहले गंगा नदी, पहले गंगा नदी उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना है लंबाई? 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। चूंकि यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर बहती है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है।
क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश दोनों से होकर के बहती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। अच्छा, एक फिगर बना लीजिए, उससे अंदाजा हो जाएगा। मतलब दिखाने के लिए देखिए, ये ऐसे एक फिगर बना ले। ये देखिए, ये हो गया गंगा नदी। कहां से निकल रही है? ये देखिए है गोमुख से निकल रही है। गोमुख कहां पे है? गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है गंगोत्री। इससे रिवीजन करना आसान रहेगा। ये बना लीजिए फिगर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी आप जान ही रहे हैं कि उत्तराखंड में। यहां से निकलती, शुरू में जब निकलती तो इसका नाम होता है भागीरथी। इसके बाद देवप्रयाग से इसका नाम हो जाता है गंगा। तो देखिए यहां पे इसका नाम हो जाता है गंगा। और फिर इसके बाद फिर मालदा जिले के बाद फिर इसका नाम हो जाता है भागीरथी। अभी जगह लिख देंगे। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर मेघना। अब देखिए ये दो नाम जो है बांग्लादेश में, ये नाम बांग्लादेश में, और ये तीन नाम भारत में। कैसे कैसे इसका नाम बदल रहा है, किस किस जगह पे? देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हुआ, देवप्रयाग में जब अलकनंदा से। और मालदा जिले में पुनः इसका नाम भागीरथी हुआ। मालदा कहां पे है? पश्चिमी बंगाल में। और देवप्रयाग कहां पे है? उत्तराखंड में। और इससे आपको दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ये हो गया गंगा। जो लंबाई है ये भारत की ही है, 2525 किलोमीटर भारत। क्योंकि हम लोग उस साइड वाली लंबाई को मापते नहीं। अभी दिखाते हैं, भारत में हुगली के माध्यम में जहां लास्ट तक गई है उतनी लंबाई हम लोग लेते हैं। अब देखिए ये मालदा जिले से, ध्यान से सुनेंगे, ये देखिए मालदा जिले में ये दो भागों में बढ़ती है। ये मालदा जिला है, एक देखिए ये भागीरथी और ये हुगली नदी। और फिर ये देखिए बांग्लादेश में ऐसे प्रवेश करती है तो इसको फिर पद्मा कहा जाता है। डाट डाट बांग्लादेश, फिर ये पद्मा है, और फिर ये मेघना है। तो अब देखिए ये मालदा जिला है, मालदा जिला है, और ये देखिए हुगली है, और ये भागीरथी, और ये है पद्मा, और ये है मेघना। जिसको आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, वो हुगली और मेघना के इसके बीच में है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, ये हुगली और मेघना नदी के बीच। एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाएगा। वेस्ट बंगाल को बंगाल ही अब कहा जाता है, बंगाल कहा जाता है। आप सीधे बंगाल लिखेंगे। देखिए ये सुंदरबन का डेल्टा है। बहुत लोग नहीं कहते तो इसलिए मैं पश्चिमी बंगाल भी लिख देता हूं कभी कभी। देखिए ये सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का क्यों कहा जाता? सुंदरी वृक्ष ज्यादा है, सुंदरी वृक्ष ज्यादा है, सुंदरी वृक्ष के कारण। तो देखिए बंगाल के या पश्चिमी बंगाल के, देखिए पश्चिमी बंगाल ही लिख देते हैं, आप कहिए बंगाल ही लिख देते। पश्चिमी बंगाल के
मालदा जिले में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती, दो भागों में बट जाती है। एक भाग हुगली नदी कहलाती है, एक भाग हुगली नदी कहलाती है और दूसरा भाग भागीरथी नदी कहलाती। लेकिन जैसे ही भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको पद्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे पद्मा और फिर मेघना के नाम से, इसे पहले पद्मा फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। पहले पद्मा फिर मेघना के नाम से जाना, फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। पहले पद्मा फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। पहले पद्मा फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी का एक बड़ा फिगर आपको बनाना होगा ताकि एक फिगर में आप बहुत सारी चीजों को दर्शा सके, दिखा सके। तो ये फिगर बना लीजिए, गंगा नदी का पूरे बोर्ड में आएगा ये फिगर। देखिए ये हो गया, ये देखिए यमुना नदी भी बना लीजिए। यमुना नदी को कलर बदल देते, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यहां मिला दीजिए। ये यमुना नदी है और ये धौली गंगा है, ये पिंडर नंदाकिनी है, ये पिंडर है, ये मंदाकिनी। और इसमें देखिए ये चंबल नदी है, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है, ये राम गंगा नदी है, ये गोमती नदी है, ये घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ये बूढ़ी गंडक नदी है, ये कोसी नदी है और ये महानंदा नदी। ये महानंदा नदी। इधर देखिए आप सोन नदी है, फिर ये पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है, दामोदर नदी है, कंगसावती नदी। खास खास नदियों को बना लिया जाए। अब थोड़ा नाम लिखते हैं। देखिए ये है भागीरथी और ये है यमुना नदी, ये है अलकनंदा, अलकनंदा है, ये है चंबल नदी, ये सिंध नदी है, सिंधु नहीं सिंध नदी, ये बेतवा है, बेतवा नदी है, ये केन नदी है, ये सोन नदी है, ये फाल्गु नदी है,
इसी किनारे गया है, ये पुनपुन नदी है, ये दामोदर नदी है, ये कंग सावती है, और हल्दिया तक जा सकते हैं। ये महानंदा है, महानंदा नदी, ये कोसी नदी है, उत्तरी पूर्वी बिहार में परेशानी। ये बूढ़ी गंडक, ये गंडक नदी है, ये घाघरा है, ये गोमती है, ये राम गंगा है, ये धौली गंगा है, ये पिंडर नदी है, ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी। और भी नदियां, पहले इतना बना लीजिए आप, क्योंकि कई बार सहायक पूछी जाती है। अच्छा, पूरब से पश्चिम, यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी में ऐसे पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। और ये देखिए हुगली नदी है, ये भागीरथी नदी है, और फिर ये पद्मा नदी है, और ये मेघना नदी है। हाँ, काली नदी भी है, वो अलग से अभी पढ़ाएंगे तब जान पाएंगे। काली नदी ही जानते हैं आगे चल करके शारदा नदी सरयू कहलाती। सरयू घाघरा में मिल जाती है तो फिर घाघरा कहलाती। फिर उधर राप्ती नदी आकर के जानते गोरखपुर की तरफ से बरहज में मिल जाती है। फिर वही घाघरा जानते हैं आगे चलती है और बिहार में जाकर के जानते हैं छपरा में गंगा में मिल जाती है। सबकी कहानी आपको पता होनी चाहिए सारी नदियों। भारत में 12,000 नदियां हैं, तो कम से कम 100-150 नदी जानेंगे तभी देश समझ पाएंगे अपने देश को, और तभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। पुनपुन के नीचे नाम है, देखिए दामोदर नदी और कंग सावती। ये सब बाद में भी अभी बनाएंगे, अभी जानते हैं मुख्य बना लीजिए। मेघना नदी भी भारत की है अविनाश, मेघना नदी भी भारत की है। मेघना नदी जानते हैं, जो मणिपुर है वहां से बराक नदी निकलती है। बराक नदी मेघना में आके मिल जाती है बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेश भी पहले भारत का ही था। फिर वही मेघना नदी आकर के जानते मिल जाती है पद्मा में, और जब पद्मा में मिल जाती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा है मेघना में। अब ये मोटे तौर पर फिगर बना लीजिए सहायक नदी जानने के लिए। बाकी आपको इसमें गंगा नदी में कई बार पढ़ना पड़ता है। एक बार ये बनाना पड़ेगा इधर वाला क्षेत्र, फिर इधर का बनाना पड़ेगा, यमुना अलग से बनाना पड़ेगा। देखिए यमुना अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये ऊपर वाला भाग अलग से पढ़ना पड़ेगा, इनमें भी खास खास को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जान पाएंगे ओवरऑल गंगा। बाकी जिस राज्य के आप हैं उस राज्य में भी जानते हैं उसकी सहायक नदी, तो इसको स्टेट स्पेशल पढ़ते समय पढ़ना पड़ेगा। रामगंगा तो देखिए ये आई है ना, रामगंगा इधर से, बरेली इसी किनारे है रामगंगा के, बरेली है कि नहीं, मुरादाबाद, फिर यही जाके फर्रुखाबाद में मिल जाती है, फर्रुखाबाद, इत्रनगरी। अब देखिए मैं एक पहले तो मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए बाएं तट और दाएं, पहले तो तट पता हो, बहुत लोग जान नहीं पाते कौन सा बायां कौन सा दायां। दिल्ली मेट्रो में एक बार मेट्रो ने कहा कि बाएं तट, बाएं दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, तो एक लोगों ने कहा कौन सा बायां, ही हमेशा लगता है गलत बोलता है। उन्होंने कहा हमारे बाएं तरफ तो नहीं खुला। अरे हमने कहा आपके बाएं दाएं से नहीं मतलब है, ट्रेन का बायां दायां। उन्होंने कहा ट्रेन का बायां दायां, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में खड़े हो जाइए। अब उसका जो बायां है वो बायां, उसका जो दायां है वो दायां।
तो आपकी दिशा से बायां दायां नहीं होता। अब नदी जिस दिशा में बह रही है, नदी किस दिशा में बह रही है, देखिए नदी इस दिशा में बह रही है, देखिए ये नदी बह रही है इस दिशा में, ऐसे बह रही है ऐसे, तो जो नदी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में खड़े हो जाइए। ये हो गया बायां तट और नीचे हो गया दायां, तो ये सारा हो गया बाईं तट, ये बायां तट है, और ये हो गया नीचे वाला दायां तट। अब पूछा जाए दिल्ली यमुना के बाएं तट पर है या दाएं तट पर है, तो दिल्ली यमुना के दाएं तट पर है। बहुत लोग ये बायां दायां ही नहीं जान पाते, लेफ्ट राइट ही नहीं जान पाते और क्वेश्चन को गलत, ये बायां है, ये बायां है क्योंकि नदी, और ये दायां है, ये राइट है, दिस वन इज राइट। बात समझ रहे, इस तरीके से समझना होता है। अब चलिए देखिए, मैं बाएं तट की नदी, गंगा की बाएं तट की सहायक नदी, गंगा की बाईं तट की सहायक नदी, जो ऊपर ऊपर, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू भी है लेकिन मैंने उसमें दिखाया नहीं, अभी आगे दिखाएंगे, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा महानंदा गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी। ये क्वेश्चन इस पे देखिए, ये महानंदा है, ये गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी, महानंदा, महानंदा गंगा की बाईं तट की अंतिम सहायक नदी, गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी। और बाएं तट की सबसे लंबी जानते हैं सहायक नदी कौन सी है, ये घाघरा। गंगा की बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। गंगा की बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। गंगा की बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है। घाघरा की लंबाई है 1080 किलोमीटर। ये गंगा की बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी, बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी। और घाघरा को आप समझना चाहें तो देखिए मैं समझा देता हूं। देखिए ये फिगर बना लीजिए आप, या ऐसे बना लीजिए। देखिए शुरू में एक काली नदी आती है, फिर यही शारदा नदी, फिर ये सरयू नदी, और इधर से करनाली के नाम से आती है घाघरा, और जैसे तराई भाग में आती है इसको घाघरा कहा जाता है, और फिर ये दोनों मिल जाती है बाराबंकी में, और फिर इधर घाघरा के नाम से बहती है, फिर ये गंगा में मिल जाती है। देखिए ये है गंगा नदी, ये है करनाली नदी, और ये है घाघरा नदी, ये है काली नदी। ये काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल, काली नदी। फिर ये है शारदा नदी,
फिर ये सरयू नदी, सरयू नदी है, और फिर ये देखिए ये दोनों मिल जाती है। मिल तो अयोध्या के पहले ही जाती है, लेकिन अयोध्या को सरयू के किनारे ही कहा जाता है ज्योग्राफी के अनुसार। घाघरा उसको बोलते हैं, यद्यपि पूरा सरयू ही है। अब इसके बाद देखिए ये घाघरा है, इसी घाघरा में इधर से देखिए गोरखपुर की तरफ से आके राप्ती मिल जाती, राप्ती मिल जाती है ये बरहाज में, और ये फिर देखिए छपरा में। ये जो आप देख रहे हैं ये घाघरा, देखिए ये घाघरा है। घाघरा के लिए मैं देखिए ये बना देता हूं, ये बहुत लंबी नदी है, जानते हैं, और घाघरा की ही सहायक अब ये सरयू आप समझिए, और इधर देखिए शारदा समझिए, और ये काली नदी। तो ये काली, ये शारदा, ये सरयू, ये करनाली, ये घाघरा, और फिर ये सब घाघरा। ये बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, बाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब आपका देश है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने देश को नहीं जानेंगे तो कैसे, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज मैप पे प्रैक्टिस करिए, एटलस भी देख करके। और आजकल तो नेट चल गया है, मोबाइल से इंटरनेट पे सब चीज, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, कोई महत्वपूर्ण जगह है क्या, ये इंटरेस्ट बनाइए। रोज जब भोजन करने के 10-15 मिनट बाद आप मैप ही देखा करिए, और जब ऐसे 2-3-4 महीना करेंगे तब दिमाग, कैसे हम लोग, आप हमसे पूछेंगे तो पूरी दुनिया में घर गांव की तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया घर गांव की तरीके, पढ़ने के नाते, समझने के नाते, आप चाहे अमेरिका की बात करिए, चाहे ब्राजील की बात करिए, मैक्सिको की बात करिए, अर्जेंटीना की बात करिए, पराग्वे, उरुग्वे, बोल्विया, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर, किसी भी देश की बात करेंगे तो मैं आपको घर गांव की तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसको आत्मसात किया गया है दिमाग में। खाली पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं दिमाग में बैठाया गया है, बल्कि पूरी दुनिया को जानने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे बैठाएंगे, सब पता चल जाएगा। ये देखिए घाघरा है, अयोध्या सरयू के किनारे ही है, वो तो अंग्रेजों ने नाम बदल दिया था। देखिए अभी देखा जाए तो ये पहले ये सारा नाम सरयू ही था। ये देखिए अयोध्या तो देखा जाए यहां पे है, ये अयोध्या है, लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार अयोध्या सरयू के किनारे नहीं दिखता, घाघरा के किनारे दिखता है। लेकिन अब तो खैर योगी सरकार ने वहां सबका नाम सरयू कर दिया, तो अब तो ये सरयू यहां से ऐसे बोलेंगे आप, सांस्कृतिक रूप से यही नाम है। अब ये आपने देखा, अब गंगा की दाएं तट की सहायक नदी, अब गंगा की दाएं तट की सहायक नदी, गंगा की दाएं तट की सहायक नदी। अब दाएं तट में जानते, पहले तो यमुना ही ले लीजिए। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना है। फिर आप देखेंगे यमुना के बाद यमुना और उसकी सहायक नदियां भी सहायक हैं। फिर आप देखेंगे सोन नदी, सोन नदी, फिर रिहंद नदी, फिर आप, रिहंद मैंने दिखाया नहीं, जो दिखाया वही लिखते हैं। सोन नदी, फाल्गु नदी, पुनपुन नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, कंगसावती, कंगसावती नदी। अब यमुना जानते हैं दाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में सबसे लंबी। वैसे देखा जाए तो ये
चौथे नंबर की लंबी नदी है भारत में। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी है। आप जानते हैं कितना ये जो है 1385 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 1385 किलोमीटर कम नहीं है। जैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी मडीरा नदी है जो अमेजन की सहायक है, ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। और लंबी नदियों की मैंने एक लिस्ट आपको लिखवाई हुई है, उसमें मैंने आपको लिखा था सबसे लंबी गंगा है और गंगा 2525 किलोमीटर, ये याद रहना चाहिए। फिर गोदावरी है और गोदावरी आपने देखा 1465 किलोमीटर है। फिर तीसरी लंबी सहायक नदी कृष्णा है और कृष्णा 1400 किलोमीटर है एग्जैक्ट। और फिर चौथा यमुना है, लेकिन यमुना सहायक नदी है, स्वतंत्र नदी नहीं है। यमुना जो है सहायक नदी। और पांचवा आपने लिखा था नर्मदा। अगर 5 नदियों की बात हो तो देखिए ये 1300 किलोमीटर। तो यमुना सहायक नदी है, लेकिन वैसे चौथी लंबी नदी। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है और वैसे भारत की चौथी लंबी नदी है। वैसे भारत की चौथी लंबी नदी है, चौथी लंबी नदी है, वैसे चौथी लंबी। अब यमुना को पहले समझ ही लिया जाए पूरी तरीके से। अब यमुना नदी हेडिंग डाल करके पहले यमुना बना लीजिए। देखिए यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से निकलती। बंदरपूछ आपने सुना है? ये देखिए बंदरपूछ से निकल रही है, ये बंदरपूछ से निकलती है और यहीं पे देहरादून है। देहरादून लगभग इसके किनारे ही कह सकते, थोड़ी दूर पे है। और फिर ये जगाधरी में जानते हैं मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर ऐसे बहते बहते प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इधर से गंगा आती है, ये गंगा है, ये यमुना है और ये प्रयागराज है। प्रयागराज, यहां इन दोनों का संगम होता है। अब देखिए ये कहां से निकल रही है? ये निकल रही है बंदरपूछ। बंदरपूछ जैसे गोमुख से निकलती है बंदरपूछ। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से ये निकलती है। और अब इसकी सहायक नदियों में देखिए ये चंबल नदी है, इसी की सहायक है। और ये चंबल है। चंबल जानते हैं महू, ये इंदौर के निकट महू से निकलती। इसकी एक सहायक नदी है बनास और एक है काली सिंध और एक पार्वती भी है। ये पार्वती, ये काली सिंध और ये है बनास और ये पूरा है चंबल। और देखिए चंबल यहीं से निकल रही है। ये है सिंध, ये है बेतवा। झांसी बेतवा के किनारे ही है। बेतवा नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती। ये केन नदी है, देखिए इलाहाबाद के बगल में नैनी है, यहीं पे मिलती है, केन नदी है। ये बेतवा नदी है, ये सिंध नदी है, ये सिंध नदी है। और यहां पे एक टोन्स जानते हैं, टोन्स में भी इसमें सहायक है। और ये जगाधरी है जहां सबसे पहले यह मैदानों में प्रवेश करती है।
ये जगाधरी हरियाणा, जगाधरी हरियाणा है। यहीं पर यमुना नदी पहली बार मैदानों में प्रवेश करती। जगाधरी हरियाणा में ही पहली बार, जगाधरी हरियाणा में पहली बार यमुना नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती, मैदानी भाग में प्रवेश करती। हाँ, चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती। वेरी गुड। पहले मोटे तौर पर एक बार पढ़ा जाता है ताकि ये आइडिया हो जाए कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। यमुना सूर्य पुत्री है, साधारण नदी नहीं है। भारतीय परंपरा में इसको सूर्य की पुत्री कहा गया है। और सूर्य का पुत्र कौन है? शनि और यमराज। तो यमुना के भाई कौन हो गए? यमुना के भाइयों से सब लोग डरते हैं, शनि और यमराज। इसलिए यमुना को कोई चैलेंज नहीं दे सकता। अब सूर्य की गर्मी ज्यादा है इसलिए सारे लोग काले काले हो गए। शनि महाराज भी, यमराज सबको उठा ले जाते हैं, सबका प्राण निकालते हैं। और यमुना स्वयं भी जानते, सांवली और काली। लेकिन बहन बड़ी दुलारी होती है भाइयों के लिए, इसलिए शनि और यमराज नाराज हो जाते हैं अगर यमुना को, जो लोग यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। यमराज सबका जानते, टिकट काटने वाले हैं। और इसी यमुना के किनारे आप जानते हैं जितने भी बड़े शहर आप देखते, दिल्ली इसी किनारे है, मथुरा भी इसी किनारे है, आगरा भी इसी किनारे है, कालपी इसी किनारे है। कई राज्यों से गुजरती है ये यमुना नदी। देखिए ये उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा, फिर हरियाणा, यूपी हरियाणा की सीमा भी यमुना नदी बनाती। फिर ये देखिए दिल्ली है, फिर जानते यूपी है, और फिर यूपी में ही होके बहती। अब इतने राज्यों से गुजरती है। पहले मैं लिख देता हूं, यमुना नदी उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से निकलती है। पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और फिर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते, और फिर यूपी से होकर गुजरते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिल जाती है। अभी तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी यही हो गई। पहले भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी थी, लेकिन वो साफ हो गई, काफी रोक लगाया। अब यमुना ही है वर्तमान में बड़े नदियों में। अच्छा, यमुना नदी यूपी और हरियाणा की सीमा भी बनाती है। यमुना नदी यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती। यमुना नदी यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती।
तो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी इस तरीके से। अच्छा, यमुना के किनारे ही, यमुना के किनारे जो शहर है, इसमें देखिए जगाधरी तो है ही है, पानीपत, पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, कालपी है, यूपी में हमीरपुर है, और फिर खैर प्रयागराज तो है ही है दोनों किनारे, नैनी विशेषकर नैनी। आगरा के नीचे जानते कालपी है, कालपी है लिखा, आगरा के नीचे कालपी लिखा हुआ है। तो ये आपने यमुना देख लिया, अब इसी में देखते चलिए। और अब इसके बाद देखिए अलकनंदा को बनाते, क्योंकि अलकनंदा में पंचप्रयाग, अलकनंदा पंचप्रयाग, तो अक्सर पंचप्रयाग भी पूछा जाता है। अब देखिए ये है और ये है भागीरथी और ये है देवप्रयाग। देखिए ये है देवप्रयाग, यहीं के बाद इसको गंगा कहा जाता है। और गंगा पहली बार मैदान में कहां प्रवेश करती? हरिद्वार में। हरिद्वार, गंगा पहली बार मैदानों में हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में हरिद्वार में ही प्रवेश करती, हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। गंगा पहली बार मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती। बहुत ही जल्दी एक ऑन में हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक में खत्म हो जाएगी। ये देखिए भागीरथी है, अभी इकोनॉमी का क्लास शुरू भी करने वाले हैं। और इसी भागीरथी की देखिए सहायक ये भीलंगना है, भीलंगना। खैर इसमें फोकस अब इसका रहेगा। देखिए ये धौली गंगा, ये पिंडर नंदाकिनी, और ये पिंडर और ये मंदाकिनी। पहले इतना बनाइए आप। देखिए ये विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, ये नंदाकिनी, और ये पिंडर नदी, और ये मंदाकिनी।
मंदाकिनी। जनरली जानते हैं रोहित अपने हाथ से नोट्स बनाने का प्रयास करें, पीडीएफ के नोट पर पे जानते विश्वास ना करें। जब आप क्लास कर रहे हैं तो अपने हाथ से नोट्स, मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं, नोट्स अपने हाथ से बनाएं। यहां तो हम लोग जो पीडीएफ डालते हैं सामान्यतः उन विद्यार्थियों के लिए जो आलसी हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, खाली पीडीएफ देख करके ही, सामान्यतः पूरे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाएं और अपनी कॉपी में अपने हाथ से नोट्स बनाएं। जो अपने हाथ से नोट्स बनाता है उसे हर चीज पता होता है कहां हमने क्या बनाया है, और केवल एक बार ना बनाएं, एक बार तो नोट्स बना लें, बाकी रफ पर कम से कम 8 से 10 बार, ताकि हर चीज आपके मेमोरी में फीड हो जाए। और बाकी जो मैं यहां लिखता हूं ये हमारे बनाने से आपको याद नहीं होगा, हमें तो याद है सब। जब आप इसको नोट्स में पहले बनाएंगे और कम से कम 10 बार रफ पे बना करके रिवीजन करेंगे तो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, फिर हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और जो हम लोग पीडीएफ डालते हैं यहां पे, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो सामान्यतः आलसी होते हैं, और नहीं पीडीएफ होगा तो सोचेंगे पीडीएफ ही नहीं डाला गया। इसलिए सभी अच्छे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, स्वयं हाथ से नोट्स बनाएं, इस पीडीएफ पे भरोसा ना करें। ये तो हम लोग जितना यहां क्लास में बनाते रहते हैं लंबा होता रहता है, पीडीएफ वास्तव में बहुत लंबा हो जाता है। रोहित ने सही लिखा है कि पीडीएफ कई किलोमीटर का हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि रोहित टाइम है कम है, लेकिन बनाना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि यहां किलोमीटर का, क्योंकि पढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा। अगर मैं कम पढ़ाऊं तो पीडीएफ उतना लंबा नहीं होगा। अब देखिए ये पीडीएफ लंबा होता जा रहा है, ये लंबा होता जा रहा है। क्यों लंबा होता जा रहा है? इसलिए लंबा होता जा रहा है क्योंकि जानते हैं ज्यादा फिगर बनाने से लंबा हो जाएगा। अगर फिगर ना बनाए तो 2-3 पेज में ही पीडीएफ खत्म हो जाएगा। भाई नदी पढ़ाने में कोई इतना टाइम तो लेता नहीं, एक क्लास में या 2 क्लास में लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन विस्तार के नाते ऐसे लगता है। नहीं, 10 बार करेंगे तो 50 के अंदर रैंक होगी यूपीएससी में। जो 10 बार कर लेता है, यही पैमाना है। देखिए यही पैमाना है कि आप यूपीएससी में 50 के अंदर रैंक आएगी कि नहीं। अगर 10 बार रिवीजन हो गया तो जरूर आएगा। अब जो स्टूडेंट कर ले जाता है उसका आती। अब देखिए ये पंचप्रयाग है, जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा, ध्यान सुनेंगे, जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, ये विष्णु प्रयाग है। अब प्रयाग मैं किधर लिखूं? इधर ही लिख देता हूं। ये विष्णु प्रयाग है, और जहां पर ये अलकनंदा नदी आ रही है, ये वाली जो मेन नदी है, ये अलकनंदा, अलकापुरी से अलकनंदा कहा जाता है, अलकापुरी से अलकनंदा कहा जाता है। ये विष्णु प्रयाग है। इसके बाद आप देखेंगे ये नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग है। ये कर्ण प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग है। और फिर जानते हैं ये रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग है, और ये देव प्रयाग है, ये पंच प्रयाग है। गवर्नेंस पीटी में नहीं है। गवर्नेंस का पार्ट जानते, पीटी का पार्ट नहीं, गवर्नेंस मेंस का पार्ट, पॉलिटी केवल पीटी का पार्ट। गवर्नेंस जब मेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा, उसमें सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जो हैं वो मेंस का पार्ट है। अब देखिए ये अलकनंदा नदी अलग अलग नदियों से मिलती है, तो कैसे क्या नाम होता है, तो एक साथ में लिखता हूं। खाली एक आपको याद रखना पड़ेगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये हो गया विष्णु प्रयाग। बाकी नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग, पिंडर नदी, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, फिर अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, और फिर अलकनंदा और
ये भागीरथी, देवप्रयाग। तो देखिए इतना जो है, अगर अलकनंदा के साथ जोड़ देंगे आप नंदाकिनी तो ये हो जाएगा नंद प्रयाग। अगर अलकनंदा के साथ जोड़ देंगे पिंडर तो ये कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अगर अलकनंदा के साथ जोड़ देंगे मंदाकिनी तो ये रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा के साथ अगर आप जोड़ देंगे भागीरथी तो ये देव प्रयाग हो जाएगा। मतलब अलकनंदा तो है ही है, इसमें देखिए यहां पे अलकनंदा है। अब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ये हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ये हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ये हो जाएगा। खाली बस एक ध्यान रखना है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा, आईआर जानते पीटी का पार्ट नहीं है लक्ष्मी, आईआर मेंस का पार्ट है। हमीरपुर यूपी का, यूपी में हमीरपुर है, यूपी में हमीरपुर है, हमीरपुर यूपी वाला। अब देखिए विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये है विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग। फटाफट नोट करें। आईआर में सिर्फ पीटी से जुड़ा जो संगठन का पार्ट है वो मैंने कहा था, आईआर का हमने लिखवाया था कि पीटी में क्या क्या करवाएंगे। आईआर का जो संगठन का पार्ट है, बाकी आईआर एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमने शुरू में जब इस बैच को शुरू किया था तो उसमें बताया था कि जो आईआर का वो पार्ट जो पीटी में आता है वो करवाया जाए। वो तो 3-4 दिन का पार्ट है। वो तो पीटी से, देखिए ये आपको बार बार थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है। कुछ लोग धैर्य कम रखते। पीटी से जुड़ा हुआ जितना भी पार्ट है ना वो सारा करवाएंगे। वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते रहिए और बाकी इस क्लास के बाद जो समय मिले वो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। जो भी क्लास के बाद आपके पास समय है उसमें एनसीईआरटी पढ़िए, पुराने साल के प्रश्नों को पढ़िए और 10 बार रिवाइज करिए। बाकी कुछ मत सोचिए, हम यहां क्या कर रहे हैं वो ना सोचिए, क्योंकि यहां जिम्मेदारी के साथ सारी चीज पूरी की जाएगी। तो जिस बैच को मैं लेकर के चल रहा हूं उसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। तो आप सिर्फ अपने पार्ट पर काम करिए और क्लास के दौरान पूछिए नहीं, इससे बाकी बच्चों का समय खराब होता है। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पढ़ने के अलावा पता चला दूसरी चीजों पे बात होने लगती है, तो उससे फोकस बिगड़ता है। पढ़ाई का समय जानते खराब होता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब ये पूछ रहे हैं कि आप अलकनंदा कहां से बनती। देखिए अलकनंदा तो अलकापुरी से ही कहलाने लगती। ये अलकापुरी एक जगह है बद्रीनाथ के बगल में, यहीं से अलकनंदा कहलाती। पहले तो ये विष्णु गंगा के नाम से आती है, फिर अलकापुरी से अलकनंदा कहा जाता। मैं दोबारा इसको देखिए ऊपर बना देता हूं। देखिए ये विष्णु गंगा के नाम से आती है, ये विष्णु गंगा। अगर आप वहां जाएंगे भी तो अच्छे से देखेंगे
नहीं तो ऐसे जाने की क्या जरूरत, हर जगह जाएंगे। देखिए ये विष्णु गंगा और ये अलकापुरी है, ये अलकापुरी है। और अलकापुरी से जानते हैं इसको अलकनंदा कहा जाता है। फिर इधर से आती है धौली गंगा, फिर धौली गंगा। अब देखिए यहीं से बेसिकली अलकनंदा कहा जाता है। तो आप कहेंगे फिर क्यों आपने अलग, क्योंकि विष्णु गंगा जानते, कहने का यहां पे विष्णु गंगा के नाम से आती, इसलिए सामान्यतः लोग यहां तक विष्णु गंगा कहते हैं। अब इसके बाद फिर जो है ये अलकनंदा कही जाती है, बाकी तो अलकापुरी से ही अलकनंदा हो जाती। हाँ, विष्णु गंगा और धौली गंगा के बाद ही वास्तव में अलकनंदा बनती, लेकिन अलकनंदा अलकापुरी से कहा जाता है, इसलिए जानते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब आप देखिए गंगा नदी बहुत लंबी, खासकर अब देखिए यहां से मालदा जिले से दो भागों में बढ़ जाती, मालदा जिले से दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है भागीरथी और एक का नाम हो जाता है हुगली। और ये देखिए बराकर नदी, ये दामोदर नदी, ये कोनार नदी और ये दामोदर। दामोदर नदी पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि पहली नदी घाटी परियोजना इसी नदी पे बनाई गई। तो जो बेसिक में जो मोटे तौर पर पॉइंट है, जहां से कोई देखा जाए नई चीज की शुरुआत हुई है या टर्निंग पॉइंट है, क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट एग्जाम में वहीं से पूछा जाता है। तो ऐसे में उन बिंदुओं पर अपना रिवीजन ठीक से रखने की जरूरत है। जैसे आप देखिए ये है दामोदर नदी, देखिए ये है दामोदर नदी, ये है दामोदर नदी और ये है बराकर नदी, इसी दामोदर की सहायक है बराकर नदी। ये है कोनार नदी, ये है कोनार नदी और ये है दामोदर नदी, ये है दामोदर नदी। अब आप देखिए इसमें पहली नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई, जैसे तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथान। देखिए एक बांध यहां पे है तिलैया, ये बाल पहाड़ी, ये मैथान, ये पंचेत, ये 7 बांध बनाए गए थे। ये तिलैया है, ये तिलैया बांध है, ये बाल पहाड़ी है, ये बाल पहाड़ी बांध है, ये मैथान बांध है, ये मैथान बांध है और ये पंचेत बांध है। ये देखिए 4 बांध हो गए। 3 बांध और जानते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया। ये देखिए कोनार बांध और बोकारो बांध, एयर बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, बोकारो बांध और ईयर बांध, ईयर बांध, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, ईयर बांध। ये 7 बांध बनाए गए थे। ये देखिए 7 बांध है, ये बनाए गए दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि बाढ़ आती थी, सब बह जाता था। लेकिन अब दामोदर नदी को बंगाल का वरदान कहा जाता है। क्यों? 7 जगह बांधा गया, नियंत्रित हो गई नदी। अब इससे बिजली भी बन रही है, नहर भी निकाली गई, सब अच्छा हो गया। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, पहली नदी घाटी
परियोजना, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये जो दामोदर वैली है, ये पहले तो बिहार का पार्ट था, अब झारखंड और पश्चिमी बंगाल में इसके बाद बनाए गए। झारखंड और पश्चिमी बंगाल दोनों, मुख्य रूप से झारखंड साथ में पश्चिमी बंगाल, ये दो राज्यों में ये बनाया गया, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। फरक्का बांध दामोदर पे नहीं है, फरक्का बांध जानते हैं, भागीरथी नदी पे, अभी उसको भी बनाना है फिगर। फरक्का बांध भागीरथी नदी पे। फरक्का बांध देखिए यहां पर है, ये जो गंगा नदी ऐसे हुगली इधर आ जाती है, इधर भागीरथी जाती है ना। अब देखिए फरक्का बांध मुर्शिदाबाद जिले में, ये मालदा जिला है, ये मालदा जिला है, ये हुगली है, और ये भागीरथी, ये भागीरथी है। और यहां पर आप देखिए ये है फरक्का बांध, यहां पे फरक्का बैराज बनाया गया। ये फरक्का बांध, ये जानते हैं मुर्शिदाबाद जिले में है, ये एकदम तटवर्ती जिला है यहां बांग्लादेश का, मुर्शिदाबाद जिला, ये मुर्शिदाबाद जिला है। और यहां से जानते हैं एक नहर निकाल करके हुगली नदी में ऐसे मिलाई गई है, इसको फरक्का नहर कहा जाता है, इसी का बांग्लादेश ने विरोध किया था। ये फरक्का नहर है, फरक्का नहर बना करके, फरक्का नामक स्थान से एक नहर बना करके ये भागीरथी का पानी हुगली में लाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह है, तो हमेशा पानी नहीं रहता, इसलिए जहाजें कोलकाता तक नहीं आ पाती, हल्दिया पे रुकना पड़ता है। तो उसमें पानी की मात्रा भारत सरकार बढ़ाना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। इसी फरक्का नहर से भारत सरकार भागीरथी नदी का अतिरिक्त जल, भागीरथी नदी का जल हुगली नदी में लाने के लिए, हुगली नदी में लाने के लिए, हुगली नदी में लाने के लिए धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, जानते सारी चीज मेमोरी में बैठती जाएगी, सारी चीज आपके मेमोरी में स्वयं आ जाएगी। तो देखिए गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी जान लिया जाए, तब आप लिखेंगे आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हेडिंग डालिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के लिए मैं फिगर यहां से बनाता हूं, लेकिन तिब्बत का एरिया भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए है मानसरोवर झील, और इसके दक्षिण पश्चिम में चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सांपू नदी के नाम से, दिहांग नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है,
और फिर सदिया के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और फिर यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती जमुना, और फिर यहां से गंगा नदी से मिल जाती है तो इसको पद्मा और फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। पहले इतना फिगर आप बना लीजिए। ये फरक्का नहर बनाया जा चुका है, फरक्का नहर बन चुकी है, बल्कि इसीलिए विवाद हुआ, बनने के नाते ही विवाद हुआ, बनने के बाद ही तो विवाद हुआ। अब तो पानी हम लोग ला रहे हैं। देखिए ये है चेमा युंग दुंग ग्लेशियर, और ये है मानसरोवर झील। ये सब जानते, सारा कैलाश श्रेणी पे है। ये मानसरोवर झील और ये कैलाश श्रेणी है। दो फिगर मुझे बनाना पड़ेगा, एक मैं ऐसे बना देता हूं, एक खाली उसका बनाऊंगा। और ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। देखिए दो फिगर बनाना है, इसलिए एक फिगर में हल्की जानकारी देख लीजिए, दूसरे में गहरी। ये देखिए यहां दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है, ये दिहांग नदी के नाम। ये कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है। ये मैंने आपको बताया भी था, ये यांगयाप दर्रा है। ये है यांग याप दर्रा है, ये यांगयाप दर्रा है। और फिर देखिए ये जमुना नाम हो जाता है इसका, और फिर पद्मा, फिर मेघना। ये तो फिगर ऐसे रहता है। और यहां पे इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और ये कहा जाता है सांपू या सांगपो, सांगपो या सांपू। इतनी बात जानकारी पहले होना चाहिए। हां, सिंधु निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम से निकलती है, और ये दक्षिण पूर्व से निकलती है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित, तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित, या मानसरोवर झील के पूरब में, सीधे लिख देते, पूर्व में स्थित चीमा युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। पहले तिब्बत में सांपू नदी के नाम से बहती है, पहले तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से बहती है, फिर भारत में दिहांग नदी के नाम से यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, फिर भारत में यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से, फिर भारत में यांगयाप दर्रे से दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती, दिहांग नदी के नाम से, दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। आगे चल करके इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, आगे चलकर इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
आगे चल करके इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब आगे लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यह जमुना नदी जब पद्मा से मिल जाती तो इसे पद्मा, फिर यह जमुना नदी जब पद्मा से मिल जाती है तो इसे पद्मा और बाद में मेघना से मिलने पर मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। जमुना, यमुना नहीं, यमुना अलग नदी है और ये जमुना है। जमुना बांग्लादेश में, भारत में सिर्फ दो नाम है, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। तिब्बत स्वतंत्र देश रहा है, चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो हम लोग क्यों बोले तिब्बत चीन का है? आदत डाल लीजिए तिब्बत तिब्बत बोलने की। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे है, इसका नाम सांगपो है, इसका नाम सांगपो या सांपू है तिब्बत में, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये तिब्बत है। और भारत में ये दो नाम है, एक है दिहांग नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत में दो नाम है और ये तीन नाम जानते बांग्लादेश में है, जमुना,
पद्मा और मेघना। जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है और पद्मा मेघना आप जान ही रहे संयुक्त धारा का नाम है। ये बांग्लादेश, ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये चेमा युंग दुंग ग्लेशियर, इसी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। 2900 किलोमीटर लंबाई। अब ब्रह्मपुत्र नदी का एक फिगर बना लीजिए जिसमें सहायक नदियां भी हों। अब देखिए ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के साथ, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलती है और ऐसे आती है और ऐसे बहती है। अब इसमें इसकी एक सहायक नदी रांग सांगपो इसी में जाके ऐसे मिल जाती है, ये दाएं तट की है। फिर इधर देखिए सुबनसिरी मिल जाती है, फिर संकोस मिल जाती है, फिर मानस मिल जाती है, फिर कामिंग मिल जाती है, फिर तिस्ता नदी मिल जाती है, ये दिबांग नदी मिल जाती है, फिर लोहित मिल जाती है, फिर धनसिरी मिल जाती है, फिर कोपली मिल जाती है कि नहीं। तो नाम लिखते चले। ये रांग सांगपो, रांग सांगपो, ये सुबनसिरी है, सुबनसिरी है, ये सुबनसिरी है, ये संकोश है, संकोश है, ये संकोश है। फिर मानस और कामिंग, ये मानस है, ये सब नदी का नाम है, मानस, कामिंग और ये तिस्ता नदी, ये तिस्ता नदी है। ये दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी है, कलांग नदी है, कोपली नदी है, मेघना नदी है। ये सब ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ये देखिए ये नदी ऐसे बह रही है, तो ये जानते हैं दायां तट हो गया, ये बायां तट हो गया। ये बाएं तट की नदी है, बाएं तट की सहायक नदी है और ये दाएं तट की, ऊपर वाला ये दाएं तट की सहायक नदी है।
दाएं तट की सहायक नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया में सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी के द्वारा बनाया गया। माजुली, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये देखिए, इसी नदी ने बनाया है। ये आप देखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी के द्वारा बनाया गया। ये बहुत, जानते, फैल करके बहती है ये नदी, बहुत फैल करके। इसीलिए असम में सबसे ज्यादा ओस पड़ती है, सबसे ज्यादा असम में बाढ़ आती है। ये देखिए कौन सा द्वीप है ये माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। ये असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे अधिक अवसादी नदी है, सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी अवसाद ढोने वाली नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी अवसाद ढोने वाली नदी, दुनिया की सबसे बड़ी अवसाद ढोने वाली नदी। तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आज क्लियर कर लिया। तो हम लोगों का क्लियर हो गया सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और रिवर के बारे में सामान्य बात हमने कर लिया था। अब प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका भी फिगर बना लेना है। इसके बाद हम लोग झील वाले चैप्टर पर आएंगे, लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, ताकि इन सारे पॉइंट को आप क्लियर करते हुए चलें और उसको पढ़ लें। और इसमें थोड़ा सा जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, उसको भी देख लेंगे। तो आज के इस सेशन में जो लोग शामिल रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।